नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत जल्दी दुनिया से खाद्यान्न का संकट खत्म होने वाला है, खास करके गेहूं, मक्का वगैरह का। और वो दोस्तों वो संभव हो गया है क्योंकि शुक्रवार यानी 22 जुलाई को वहाँ पे इस्तांबुल में, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक मिरर डील हुई है। मिरर डील से मतलब होता है कि डील की कॉपी को दोनों, जो डील में जो लोग भाग लेते हैं वो एक ही फाइल पे साइन नहीं करते हैं, वो एक ही फाइल की कॉपी, अलग अलग कॉपी पे साइन करते हैं। तो चूंकि रसिया और यूक्रेन दोनों के बीच लड़ाई जारी है, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के बीच दोनों के जो अधिकारी दोनों देशों के हैं, मंत्री हैं, उन्होंने एक टेबल पर बैठने से मना कर दिया और उन्होंने अलग अलग टेबल पर बैठकर उस समझौते पे साइन किया, अलग अलग फाइल पे साइन किया। दोस्तों ये शुक्रवार को हुआ, इस्तांबुल में हुआ। और इसमें इस मिरर डील में जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत काला सागर के माध्यम से यूक्रेन अपने अनाज को शिपमेंट के जरिए दूसरे देशों में भेज सकता है और इससे लाखों टन अनाज का निर्यात किया जा सकता है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि 24 फरवरी को रूस ने जब अटैक किया वहां पर, यूक्रेन पर, उसके बाद उसने काला सागर में बारूदी सुरंगें बिछा दी और बारूदी सुरंगों के बिछाए जाने के कारण काला सागर के जरिए जो यूक्रेन का एक ओडेशा तट है, जहां पर उसका बंदरगाह है, जहां पर लाखों टन अनाज जो है गोदाम में पड़ा हुआ है, उसने उसका निर्यात उसको किसी भी दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं कर पाया था। तो इस समझौते के बाद अब उसका संभव हो गया है। अब ये समझौते किस तरह से भी, पहले वीडियो मैंने बताया था कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो इसमें लगे हुए थे काफी दिनों से और लगभग 2-3 महीने से वो प्रयास कर रहे थे कि दुनिया का खाद्यान्न संकट दूर किया जाए, तो और उसमें उसको सफलता मिली है और कल ये संभव हुआ है। वहां पर मैं एक होटल में तुर्की दोनों पक्ष इस्तांबुल में हस्ताक्षर हुए, लेकिन इसमें रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पहले मॉस्को की तरफ से फाइल पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर अलेक्जेंडर कुब्राकोव ने कीव की फाइल पे हस्ताक्षर किया। और यहाँ इस हस्ताक्षर में के समय तुर्की के राष्ट्रपति क्या नाम है उनका, एर्दोगन, और संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम, जो वहाँ के जो संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल असेंबली के जो महासचिव हैं गुतेरस, ये दोनों मौजूद रहे। तो दोस्तों अब ये तो खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि ये इस समझौते से क्या फायदा होगा और इससे क्या लोगों पे असर पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश है, चौथा सबसे बड़ा, और आमतौर पर दुनिया के सूरजमुखी के तेल का 42%, मक्का का 16% और गेहूं का 9% उत्पादन करता है। पूरे अनाज को मिला दें तो 42% निर्यात करता है दुनिया की जरूरतों का, और गेहूं उसमें सूरजमुखी तेल 42%, मक्का 16% और गेहूं 9%। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि इस डील से महंगाई से राहत मिलेगी, क्योंकि कई देशों में 42% तक अनाजों के दाम में वृद्धि हो गई थी। तो इसलिए इस डील को एंटोनियो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, जो उस मौके पर मौजूद थे, और रेसेप तैयप एर्दोगन, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, जो भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक खाद्य संकट को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों अब सवाल ये है कि ये किस तरह से होगा, समझौते का पालन किस तरह से होगा। तो उसमें क्या होगा कि गुटेरेस ने जब समझौता हो गया, तो महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र के हैं गुटेरेस ने कहा कि आज काला सागर में हमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है और इससे दुनिया को एक ऐसी राहत मिलेगी जिसकी जरूरत आज से पहले कभी नहीं हुई थी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि इस सौदे से लगभग $10 बिलियन अनाज अब निर्यात हो सकेगा और इसको 120 दिन के लिए लागू किया गया है और दोनों देशों के एग्रीमेंट से इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सब उम्मीद करिए कि 120 दिन से पहले इस दोनों का जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए। बहरहाल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये ब्लैक, आपको देखिए एक चीज आपको जानकारी होगी कि ब्लैक सागर से अनुमति तो दे दी है रूस ने कि आप सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यूक्रेन अपने पश्चिम की तरफ से वो अपने मित्र देशों से है, जैसे कि पोलैंड है, हंगरी है, लिथुआनिया है और उस यूरोपियन देश के साथ है और पूरब में मॉस्को है और उसके नीचे बाल्टिक सागर है, ब्लैक सी है। तो सवाल ये उठता है कि यूक्रेन को अगर मॉस्को ने ब्लैक सी में घेर रखा था तो क्या वो पोलैंड, हंगरी और लिथुआनिया जैसे देशों से क्या, दोस्तों मैं इसको आपको स्क्रीन मैप भी शेयर करूंगा जिसमें ये दिखाऊंगा। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, कुछ न्यूज के, कुछ मैप्स भी उसमें डाले हैं ताकि आपको समझ सके कि ब्लैक सागर सी यूक्रेन के लिए क्यों जरूरी है, अनाजों के इसके लिए अनाजों के दूसरे देशों को भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए। तो दोस्तों क्या है कि ब्लैक सी इसलिए जरूरी था कि अगर वो लिथुआनिया, हंगरी और जो आपका बाकी देशों का नाम लिया जो यूक्रेन के पश्चिम में स्थिति है और जो नाटो के मेंबर भी हैं और यूक्रेन से उनका कोई झगड़ा भी नहीं है, तो उन देशों की मदद से वो क्यों नहीं निर्यात कर पा रहा है। तो दोस्तों क्या है कि उन देशों तक या तो ट्रक से पहुंचाया गया या ट्रेन से पहुंचाया जाएगा माल। तो ट्रक से, एक ट्रक में कितना माल ला देंगे, कितना गेहूं ले जाएंगे, तो उससे इनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। रही बात मालवाहक ट्रेनों से भेजने का, तो मालवाहक ट्रेनों से भेजने में दिक्कत ये थी कि जो यूरोप की जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, वो ज्यादा चौड़ा है और जो यूरोपियन रेलवे ट्रैक है उसकी चौड़ाई कम है। तो यूक्रेन से जो ट्रेन गेहूं लेकर जो ट्रेन हंगरी जाएगी या पोलैंड जाएगी, वहां पर जाकर उसको अनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हंगरी और पोलैंड में जो ट्रेन है, जो ट्रैक है और बाकी यूरोप में जो ट्रैक है वो कम चौड़ी है, तो वहां दूसरे ट्रेनों पर लादना पड़ेगा और ये बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा खर्चीला ये काम हो जाता था। इसलिए ब्लैक सागर से यूक्रेन को गेहूं का निर्यात करना जरूरी था और ब्लैक सागर में चूंकि बड़ी सुरंग बिछा दी थी रूस ने वहां पहरा लगा रखा था, इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था। अब जो है जब ये समझौता हो गया है तब यूक्रेन ब्लैक सागर से वहां से अपना आसानी से गेहूं भेज सकता है। दोस्तों इसलिए आपको बताना जरूरी था कि ये था एक कारण। और दोस्तों इससे भारत को में भी फायदा होगा। जब यूक्रेन से दुनिया को देशों के गेहूं की सप्लाई शुरू हो जाएगी तो भारत पर जो दबाव था गेहूं की सप्लाई दूसरे देशों को करने का, वो खत्म हो जाएगा। और भारत में यूक्रेन संकट के कारण भारत में जो गेहूं प्रोडक्ट महंगे हो गए थे, क्योंकि भारत को ना चाहते हुए भी दूसरे देशों को गेहूं भेजना पड़ रहा था मानवीय सहायता के रूप में, तो वो कम होगा और भारत में गेहूं की कीमत जो 8 से 10% बढ़ गई थी वो भी दोस्तों कम होगी। ये इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो कि आपको इन चीजों को समझना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि दुनिया में अब कुकिंग ऑयल के साथ साथ अब खाद्यान्न का भी संकट कम होने वाला है, क्योंकि सैटरडे फ्राइडे को इस पे मतलब समझौता हो गया है। इसको मिरर समझौता नाम दिया गया है। और एक चीज और याद रखिए कि रूस को ये शक था कि यूरोपियन देशों को गेहूं भेजने के बहाने जो यूक्रेन से शिप जाएगी उस पर यूरोपियन देश जो है वहां से हथियार भेज सकते हैं। तो इसकी व्यवस्था ये हुई है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि समझौते के तहत तुर्की, यूक्रेन और यूएन के कर्मचारियों का ग्रुप जो यूक्रेन से जहाज जाएगा उसकी लोडिंग की निगरानी करेगा और यूक्रेन के पैलेट जहाज अनाज का परिवहन करने वाले वाणिज्यिक जहाजों को रास्ता दिखाएंगे और ताकि रूसी माइन से न टकराए। और इन सब चीजों की तुर्की मॉनिटरिंग करेगा और तुर्की मॉनिटरिंग इतना भी करेगा कि उन जहाजों को चाहे तो चेक भी कर सकता है कि कहीं इसमें
हथियार तो नहीं जाए जा रहे हैं यूक्रेन की मदद के लिए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स को आप ध्यान से देखिएगा। वेस्टर्न यूरोप को यूक्रेन कितना गेहूं का निर्यात किन देशों को करता है और कितना क्या उत्पादन करता है, और इससे गेहूं का निर्यात से शुरू होने से दुनिया के देशों में अनाज का संकट किस तरह से हल होगा, यूक्रेन का अनाज दुनिया के देशों के लिए जरूरत क्यों थी, ये भी हमने इसमें वीडियो स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपना मत दे सकते हैं कि क्या वाकई यूक्रेन से जो अनाज का जो आयात अनाज पे यूक्रेन पे जो पाबंदी लगा दी थी रूस ने, यानी पाबंदी से मतलब है ब्लैक सागर में जो घेराबंदी कर ली थी, वो समझौते होने के बाद क्या दुनिया में खाद्यान्न संकट कम होगा? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? आप चाहें तो इस पर अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं अपने वीडियो में खत्म करता हूं। और जो भविष्यवाणी जो पहले मैंने कहा था कि बहुत जल्दी खाद्यान्न का संकट दूर होगा, वो दूर होने जा रहा है। हाँ, ये अलग है कि ये समझौते को एग्जीक्यूट करने में 2 से 3 सप्ताह का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। फिलहाल आप मुझे यानी संजय झा को यहीं इजाजत दीजिए, और फिर अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।